गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गति के नियम के चैप्टर में आज हम लोग एक बिंदुगामी बलों का संतुलन या इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि कॉनकरेंट फोर्सेस या एक बिंदुगामी या संगामी बल क्या होते हैं। तो यदि किसी पिंड पर कार्यरत बहुत सारे बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर मिले तो इन्हें संगामी बल कहते हैं। यहाँ देखिए, बल F1, F2, F3 ये एक ही बिंदु O पर कार्यरत हैं और इनके कोण x एक्सिस से अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 है। माना इनका परिणामी R है जो x एक्सिस से अल्फ़ा कोण बनाता है। तो यह तीन बलों का परिणामी जो x एक्सिस से अल्फ़ा कोण बना रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं R बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, यानी जो वेक्टर सम के बराबर होगा। इसका परिणामी R इन तीनों बलों के वेक्टर सम के बराबर होगा। अब R का x तथा y अक्षों के अनुदिश घटक क्या है? तो x एक्सिस के अनुदिश घटक R cos अल्फा होगा और y अक्ष के अनुदिश घटक RY R sin अल्फा होगा। F1, F2, F3 के x तथा y अक्षों के अनुदिश घटक इसमें R cos अल्फा और R sin अल्फा के बराबर होगा। इसको लिखा गया है। अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं। तो R cos अल्फ़ा क्या होगा, हम हर एक बल को x एक्सिस पर क्या करेंगे, x एक्सिस का उसका कंपोनेंट लिखेंगे और वह R cos अल्फ़ा के बराबर लिखेंगे। इसको हम RX दिखाएंगे। तो जो पहला बल है F1, तो F1 का x एक्सिस की दिशा में घटक क्या होगा, F1 cos अल्फ़ा 1। ऐसे F2 का F2 cos अल्फ़ा 2, F3 का F3 cos अल्फ़ा 3। इन तीनों का जोड़ या R cos अल्फ़ा के बराबर होगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसी प्रकार से R sin अल्फ़ा हम लिखेंगे जो RY होगा F1 sin अल्फ़ा 1, यह लंबवत घटक होगा y अक्ष के अनुदिश। तो F1 sin अल्फ़ा 1, F2 sin अल्फ़ा 2 और F3 sin अल्फ़ा 3, यह RY हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब इन दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर तो R स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यह हो जाएगा RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। यहाँ पे R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का मान 1 हो जाएगा, बचेगा R स्क्वायर। तो R स्क्वायर हो जाएगा RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर, यानी परिणामी R का परिमाण जो R होगा अंडर रूट RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर होगा। इसको एक उदाहरण देके समझाया गया है, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे मान निकालते हैं। अब tan अल्फ़ा यानी कि x एक्सिस से झुकाव कितना होगा, या R sin अल्फ़ा अपॉन R cos अल्फ़ा के बराबर होगा या RY अपॉन RX होगा। कोण का मान हम लिखेंगे tan इनवर्स RY अपॉन RX। अब यहाँ पे देखिए कुछ न्यूमेरिकल हैं इस पे आधारित गति के नियम पर, तो इसको कर लेते हैं। तो आइए पहला न्यूमेरिकल देखें। यहाँ पे देखिए कि 4 द्रव्यमान जो समान द्रव्यमान के हैं, इनको एक किसी चिकनी मेज पर रखा गया है और इनको 16 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि संपूर्ण निकाय को बल 16 न्यूटन से खींचा जाता है। डोरियों में उत्पन्न तनाव T1, T2 तथा T3 की गणना कीजिए। इनके सभी के द्रव्यमान समान हैं। तो आइए इसमें पहले देखते हैं कैसे समीकरण बनाया गया है और कैसे इसको सॉल्व किया गया है। तो माना बल F निकाय में A त्वरण उत्पन्न करता है, यानी जो यह बल F है वह माना इसमें A त्वरण उत्पन्न कर रहा है। अब देखिए F बल की दिशा राइट हैंड साइड है और T1 की दिशा बैक साइड है, पीछे की तरफ है। तो पहला समीकरण हम लिखेंगे यहाँ पे F माइनस T1 इक्वल टू M A, क्योंकि इस पे जो द्रव्यमान है वह M है। तो यहाँ पे F माइनस T1 बराबर M A, ठीक। यह पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार दूसरा लिखेंगे। देखिए यहाँ पे T1 राइट हैंड साइड लगा हुआ है, T2 बैक साइड लगा हुआ है। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम ए, फिर दूसरी बार में भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है T1 माइनस T2 इक्वल टू एम ए। इसी प्रकार T2 माइनस T3 इज इक्वल टू एम ए। आइए इसको भी देख लेते हैं। T2 माइनस T3 इक्वल टू एम ए। देखिए T2 लगा हुआ है राइट हैंड साइड, T3 लगा है बैक साइड, तो T2 माइनस T3 इक्वल टू एम ए। लेकिन यहाँ पे देखिए T3 के पीछे कोई बल नहीं लगा हुआ है, तो T3 इक्वल टू एम ए हो जाएगा लास्ट के लिए। यहाँ पे देखिए चौथा समीकरण जो लिखा गया है T3 इज इक्वल टू एम ए। अब जब हम सबको जोड़ेंगे तो T1 देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, T2 यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है,
T3 माइनस है प्लस है, सब कट जाएंगे, बचेगा F, और इधर जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4ma, यानी F इज इक्वल टू 4ma या A इज इक्वल टू F अपॉन 4m। अब हम A अपॉन 4m यह समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए F माइनस T1 इक्वल टू ma, तो m इंटू एफ अपॉन 4m, m से m कट गया, बचा F अपॉन 4। यह F इधर आया तो हम इसको साइड चेंज करके सॉल्व करेंगे तो T1 की वैल्यू आएगी F माइनस एफ अपॉन 4 इक्वल टू 3/4F। F का मान 16 न्यूटन है, रख दिया हमने तो 12 मिल गया हमको, T1 हो गया 12 न्यूटन। समीकरण 2 से T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m में से, उससे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो 12 माइनस T2 इज इक्वल टू F अपॉन 4 हमको मिलेगा, इक्वल टू 4 होगा क्योंकि F का मान 16 है, तो यहाँ से T2 हो जाएगा 8 न्यूटन। इसी प्रकार T3 इज इक्वल टू देखिए T2 माइनस m में रखेंगे तो A का मान फिर हम रखेंगे F अपॉन 4m, देखिए यहाँ पे फिर हमको F अपॉन 4 मिला है m का मान, तो 8 माइनस 4 क्योंकि F अपॉन 4 का मान 4 है, तो हो जाएगा 4 न्यूटन, यानी T3 का मान आ गया 4 न्यूटन। तो T1 12 न्यूटन, T2 8 न्यूटन, T3 4 न्यूटन। तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, एक 20 ग्राम की गेंद एक दीवार पर 45 डिग्री के कोण पर 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराती है और फिर प्रारंभिक वेग की दिशा के लंबवत उसी वेग से टकराकर वापस लौट जाती है, तो गेंद द्वारा प्राप्त आवेग का परिकलन कीजिए। क्योंकि आवेग हम लोग पढ़े नहीं थे तो इसलिए थोड़ा सा आवेग के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप नोट कर लेंगे। आवेग क्या होता है? किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं वह समय अंतराल जिसमें वह बल क्रिया करता है के गुणनफल को आवेग कहते हैं। अगर हम F इज इक्वल टू न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T लिखें तो J इज इक्वल टू आवेग हो जाएगा F इंटू डेल्टा T, या डेल्टा P के बराबर होगा, बराबर संवेग परिवर्तन होगा। यानी जो आवेग होगा वह F इंटू डेल्टा T और यह संवेग परिवर्तन किसके बराबर होगा? mv माइनस mu, यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो यानी आवेग जो हमें निकालना होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? संवेग परिवर्तन। यानी हम संवेग परिवर्तन यदि निकालते हैं तो उसको हम आवेग के बराबर लिख सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को देखें। देखिए यहाँ से यह गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है, टकरा रही है और 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वापस हो जा रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दिशा के लंबवत, प्रारंभिक वेग की दिशा के लंबवत उसी वेग से टकराकर वापस लौट जाती है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, इस दिशा से यह दिशा 90 अंश का कोण बनाती है, तो दीवार से 45 डिग्री और इधर भी 45 डिग्री होगी, तो 45 डिग्री ये 45 90 हो गया, तो बीच का कोण 90 हो गया। तो यह u बराबर 15 मीटर पर सेकंड के वेग से आया, इधर की तरफ गेंद टकराया इस दीवार से। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक 15 cos 45 इधर दीवार के समांतर और एक 15 sin 45 जो दीवार के लंबवत होगा। ठीक इसी प्रकार जो यह वेग वापस जा रहा है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक 15 मीटर पर सेकंड का वेग इधर की तरफ होगा और 15 sin 45 यह लंबवत होगा और 15 cos 45 दीवार के समांतर होगा। अब यहाँ पे देखिए यह जो कंपोनेंट दिख रहा है यह इसका कंपोनेंट है प्रारंभिक वेग का, 15 sin 45 जो इधर वाला दिख रहा है। तो दीवार आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, तो दीवार के समांतर वेग समांतर संवेग परिवर्तन कितना होगा? mu cos 45 माइनस mu cos 45, इस तरह से संवेग परिवर्तन यहाँ पे दोनों को हम ये दिखाया गया है, दोनों एक ही दिशा में है। तो mu cos 45 माइनस mu cos 45 बराबर 0, जो परिवर्तन की बात हो रही है। दीवार के लंबवत संवेग परिवर्तन कितना होगा? यह देखिए mu sin 45 यह इस दिशा में है और यहाँ पे यानी कि mu sin 45 यानी 15 sin 45 यह इस दिशा में है, तो यह 15 sin 45 उसके विपरीत दिशा में है। तो परिवर्तन कितना होगा? mu sin 45 माइनस टाइम्स माइनस mu sin 45, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2mu sin 45 यह संवेग परिवर्तन होगा दीवार के लंबवत। मान रखेंगे क्योंकि 20 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में बदला गया है, 2 है और यहाँ पे u है 15 है और sin 45 का मान 1/2 या 1/√2। तो मान रख के इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 0.3 इंटू 1/√2, 1/√2 से ये √2 कटा हुआ है यहाँ पे 2 से, तो हमारे पास मिला 1.3√2 kg मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से हम इसको आवेग निकाल लेंगे संवेग परिवर्तन के बराबर।
अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन जो अभी पढ़ाया गया है, एक बिंदुगामी बल। तो यहाँ पे देखिए 2√3, 5√3 और 2 न्यूटन के बल किसी समखटभुज के एक शीर्ष से क्रमशः शेष 5 शीर्षों की ओर क्रिया करते हैं। उनके परिणामी का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो माना परिणामी r है एवं x अक्ष से थीटा कोण बनाता है। अब यहाँ पे देखिए ये बल लगे हुए हैं, 2 है, √3 है, 5 है, √3 है, 2 है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? तो इसको x एक्सिस और y एक्सिस, मान लिया कि ये थीटा कोण बना रहा है, तो x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग हम जो इसका परिणामी है उसके कंपोनेंट को लिखेंगे, यानी r cos थीटा या rx हो जाएगा। तो r cos थीटा क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा। देखिए 2 cos 0, यह cos 0 को एंगल बना रहा है, √3 cos 30 बना रहा है। ऐसे 5 cos 60, इसको देखिए √3 cos 90 और 2 cos 120। फिर इन सब का मान हम रखेंगे और मान रख के सॉल्व करेंगे तो हमको r cos थीटा का मान मिलेगा 5 न्यूटन। इसी प्रकार r sin थीटा के लिए 2 sin 0 प्लस √3 sin 30 प्लस 5 sin 60 प्लस √3 sin 90 और 2 sin 120। यहाँ भी सबके मान रखेंगे तो sin 0 का मान 0, sin 30 का 1/2, sin 60 का √3/2, sin 90 का 1 और 120 का √3/2। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो r sin थीटा हमको मिल जाएगा 5√3। वर्ग करके जोड़ने पर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यह 1 हो जाएगा, बराबर 25 प्लस 75 यह 100 हो गया, यानी r स्क्वायर इक्वल टू 100। तो r इज इक्वल टू 10 न्यूटन यह हमको मिल जाएगा। tan थीटा की वैल्यू r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, तो 5√3/5 यानी √3 हुआ, और tan का मान √3 कब होता है? जब tan 60 डिग्री होता है। इस प्रकार थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का मान हमको मिल जाएगा। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और लगा सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग फ्रिक्शन या घर्षण बल पढ़ेंगे। धन्यवाद।